नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के तगड़े तगड़े लौंडो, भावी दरोगाओं, कैसे हो आप। 14 और 15 मार्च एक मिशन है मेरे भाई। आप या तो वर्दी की तरफ आगे बढ़ोगे या पूरा साल खोखला कर दोगे। तो प्यारे दोस्तों, जितनी तैयारी थी, जितनी पढ़ाई होनी थी, हो चुकी। अब समय है प्रैक्टिस करने का। और एग्जाम के इस अंतिम समय में मैं अपने उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों को यूपीएसआई 2025 जो सुपर कॉप बनने वाले हैं, उनको कुछ एग्जाम पेपर, यानी कि जैसा आपका पेपर में प्रश्न आएंगे, ऑफलाइन पेपर होना है गणित के, वैसे कुछ मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराता हूं। तो असली दरोगा वाली प्रैक्टिस अब इस चैनल पे शुरू होगी। ठीक है बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस दरोगा के एस्पिरेंट हैं तो आप एक एक एग्जाम पेपर के एक एक सवाल को मन से सॉल्व करें और उसके प्रोसेस को भी समझें। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पेपर में टोटल 160 सवाल आएंगे। ठीक है, टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपके 130 से ज्यादा क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो। आपके पेपर में गणित के कोई 40 सवाल नहीं आने वाले। गणित के मेरे दोस्तों आपके पेपर में 22 से 23 क्वेश्चन ही आएंगे बच्चों। और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि इसमें कुछ सवाल इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे और कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे। बैलेंस पेपर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैं आपको एग्जाम पेपर करवाने वाला हूं, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा लेवल। ठीक है बच्चों, तो चलो मेरे साथ सॉल्व करिए, आपको मजा आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर आपका जो फोकस रहेगा वो अर्थमेटिक, मैथ और नंबर सिस्टम पे ही रहेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो प्यारे भाई और मेरे साथ सॉल्व करो कि एक सवाल। मैं यहां पे टोटल 26 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है ना। ऐसे तो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 22-23, पर मैं आपको यहां पे 26 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक होमवर्क भी दूंगा। ठीक है जी, आप इसमें से कितने सवाल खुद से कर पाए मेरे बताने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आओ, पहला सवाल आपके सामने देखो। मैंने यहां पे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के भी, कांस्टेबल के भी, एसएससी के, बाकी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल किए, हर वो ले लिया है। चलो, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, यानी कि चावल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा के रखता है। ग्राहक को 15% छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय 1 किलोग्राम के बजाय 680 ग्राम का बाट उपयोग करता है। कोई कस्टमर 1 किलोग्राम चावल मांगता है तो 680 ग्राम ही देता है वो। इस लेन देन में उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, समग्र लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, बताइए। देखो ऐसा सवाल कैसे होगा सक्सेस से। एक दुकानदार चावल की कीमत कितनी बढ़ा के रखता है, 20%। 20% की फ्रैक्शन लो क्या आ गई, 1/5 है ना। 1/5 चावल का प्राइस अगर 5 है तो 5 से बढ़ा के कितना कर दिया, 6। उसके बाद चावल पर 15% छूट भी देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 पे 3 का छूट देगा तो 20 का सामान कितने में, 17 में। उसके बाद अगर कोई कस्टमर 1 किलो चावल मांगता है, माना 1000 ग्राम जैसे चावल मांगा है ना, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम नहीं देता, गलत बाट यूज कर रहा है, 680 ग्राम चावल ही वो देता है। यानी कस्टमर को 680 ग्राम चावल देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। तो कुल प्रॉफिट क्या हुआ, इन सब की सीधी सीधी गुणा सक्सेसिव करेंगे प्यारे बच्चों। देखो 20 पंजे 100 से ये कट गया 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 17 चौका 68। ठीक है ना भाई। और आप ये देख सकते हैं ये भी 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2:3। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 2 का सामान 3 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1/2 है ना। 2 का प्रॉफिट हो 1, 1 का प्रॉफिट हो 2 पर 1/2, यानी कि 50%। आसान सवाल है, कर लोगे। फेमस सवाल है बेईमान दुकानदार का ही। आइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। अजय और सूरज एक बगीचे में क्रम से 45 मिनट और 40 मिनट में पानी दे सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया। सूरज ने अगले 23 मिनट में जल्दी से काम खत्म कर लिया और अजय के साथ मैच देखने के लिए जुड़ गया। ठीक है बच्चे। उसके बाद है अजय कितने मिनट बाद गया था। गजब सवाल है प्यारे दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर के भी और नए भी हर तरह के क्वेश्चन लिए। अजय और सूरज है। अजय एक बगीचे में पानी दे सकता है कितने मिनट में, 45 मिनट में, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। और सूरज 40 मिनट में।
तो 45 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 5 गुणा 9 गुणा 8 यानी कि 360। 360 हमने मान लिया कि टोटल वर्क है। तो अजय की एफिशिएंसी क्या आएगी? 360 बटे 45 60, और सूरज की एफिशिएंसी आएगी 360 बटे 40 9। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। मान लो जैसे बगीचे में पानी यहां से डलना शुरू और यहां पे जाके पूरा पानी डल गया बगीचे में, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़ो। उन्होंने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया था। स्टार्टिंग में अजय और सूरज दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद क्रिकेट मैच शुरू हो गया। अजय जो है बीच में सब छोड़कर भाग गया मैच देखने। उसके बाद यानी कि ये वो टाइम है, मान लो ये वो टाइम है कि अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया, है ना। उसके बाद बचा काम अकेले किसने किया है? फिर सूरज ने किया है। तो आपसे पूछा अजय कितने मिनट बाद गया था, ये टाइम आपसे पूछा है, ये टाइम पूछा ना, इतने मिनट के बाद अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया। ये भी पूछ सकता है कितने मिनट तक अजय और सूरज दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। कोई तकलीफ? अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई, तो सवाल में बोला अजय सूरज ने साथ में काम शुरू किया, कुछ समय बाद अजय चला गया, और सूरज ने बचा काम कितने मिनट में किया अकेले? 23 मिनट में। तो आप एक बात बताओ, ये तो सूरज ने अकेले बगीचे में पानी डाला है ना। सूरज की एफिशिएंसी कितनी है? 9। यानी कि सूरज 1 मिनट में 9 यूनिट काम करता है, 23 मिनट में कितना काम करेगा? 207। 207 यूनिट काम अकेले सूरज ने किया, लेकिन टोटल काम तो 360 है। 360 में से 207 यूनिट काम अकेले सूरज ने किया, तो बचा काम कितना? 360 में से 207 घटाएंगे 153 यूनिट। 153 यूनिट काम अजय और सूरज दोनों ने मिलकर किया है ना ये। और अजय और सूरज मिलकर काम करते 8 जमा 9 17 एफिशिएंसी के साथ। तो 17 एफिशिएंसी के साथ 153 यूनिट काम करने में अजय और सूरज को कितना समय लगेगा? 153 बटे 17 यानी कि 9 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अजय और सूरज ने साथ में 9 मिनट तक काम किया। 9 मिनट बाद अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया। तो आंसर क्या है इस सवाल का? ए ऑप्शन 9 मिनट। बड़े सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, तो घबरा नहीं है सवाल की लैंग्वेज से। सवाल नंबर 3। एक केमिकल कंपनी में 2 प्रकार के मिश्र धातु है, जिसमें जस्ता और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम 7:22, 21:37 के अनुपात में। इन एलॉय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नई एलॉय, नई मिश्र धातु बने जिसमें जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो 25:62 में हो। ठीक बच्चों, हम 2 मिश्र धातु को मिला के एक नई मिश्र धातु बना रहे हैं। तो सवाल कौन से मेथड से होगा? एलिगेशन। चाहे आप जिंक पे एलिगेशन लगा लो या एल्युमिनियम पे, इच्छा आपकी। मैं जिंक पे लगा लेता हूं। देखिए, पहली जो एलॉयस में जिंक एल्युमिनियम का रेशियो 7:22 है, तो जिंक कितना है? 7। टोटल कितने में? 7 और 22 29 में से। पहली एलॉय में 29 में से 7 जिंक है। दूसरी एलॉय में कितना जिंक है? 21। टोटल कितना? 21 प्लस 37 58, है ना। टोटल 58 में दूसरी एलॉय में कितना जिंक है? 21। जिंक के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नई एलॉय ऐसी बने जिसमें जिंक एल्युमिनियम का रेशियो 25:62, यानी कि जिंक कितना हो? 25। टोटल कितने में से? 25 प्लस 62 87, है ना। यानी कि एक ऐसी एलॉय बननी चाहिए जिसमें जिंक कितना हो? 25/87 पार्ट। क्लियर है? अब एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, मुश्किल हो जाएगी ना कैलकुलेशन। तो प्यारे भाई, जो देखो, आपको एंड में रेशियो ही तो लेना है, तो जो चीज पहले कट रही है उसको पहले ही काट लिया करो। ये 29 58 87 बटे में आ रहा, 29 से कट रहा है कि नहीं? 29 से कम 29, 29 से 58 2 बार, और 29 से 87 कितनी बार? कट गया ना। जो चीज पहले कट गई वो काट लो मेरे प्यारे भाई। अब आप यहां पे देख लो, यहां पे तो बटे 1 बचा, यहां पे 2, यहां पे 3, 1 2 3 का एलसीएम 6। पूरे एलिगेशन को आप 6 से गुणा कर दो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, है ना। यहां 21/2 की 6 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 21 तिया 63। यहां 25/3 में गुणा करेंगे 6 से, 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50। अब लगाइए एलिगेशन। 63 में से 50 घटाऊंगा 13, और 50 में से 42 घटाऊंगा, ये क्या आ गया? 13:8। तो पहली और दूसरी एलॉय को 13:8 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक बच्चों, ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं है, प्रैक्टिस क्लास है। मैं मान के चलूं आपको एलिगेशन आता है।
ठीक है ना बच्चों, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। आइए चौथा सवाल, ए एक्स से वाई तक 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है, 240 मिनट देरी से पहुंचता है। 240 मिनट तो सीधा 4 घंटा हो गया, है ना। यदि वह 154 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो 180 मिनट पहले पहुंचता है। 180 मिनट यानी कि 3 घंटा, 3 घंटा पहले पहुंच जाता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। ये बहुत पॉपुलर सवाल है। इतनी स्पीड से गया, इतनी देरी हो गई, इतनी स्पीड से गया, इतनी जल्दी पहुंच गया। डिस्टेंस, देखो ऐसे सवालों में एक बहुत सिंपल शॉर्टकट लगता है, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं सचिन? क्लियर है? आपको अलग अलग स्पीड दे रखी है, अगर टाइम का डिफरेंस पता हो तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं सचिन भाई। ए जो ये जाता है एक्स से वाई तक 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब स्पीड कितनी कर दी 154, तो स्पीड में कितना डिफरेंस आया 143 और 154 का डिफरेंस 11 इंटू डेल्टा टी यानी कि टाइम में डिफरेंस। पहले आदमी 4 घंटे देरी से पहुंच रहा था, 3 घंटे पहले पहुंच रहा है। टाइम में डिफरेंस कितना है +4 और -3 के बीच में 7 घंटे का, तो इंटू क्या आएगा 7, और सीधा आंसर किस में आएगा किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में। तो आप बताइए कि 11 से 143 कितनी बार कट जाएगा 13 बार, ठीक है ना। अब बताओ, देखो ये वैसे ही आसान होगा। 154 क्या होता है, आप मुझे बताओ 154 क्या होता है। 154 होता है 11 गुणा 14, 11 गुणा 14 होता है कि नहीं। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि मुझे ये पता है, आपको भी याद होना चाहिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है 1001, और 1001 गुणा 14 क्या हो गया 14,014 किलोमीटर आंसर। वरना आप ऑप्शन से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों, कि जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 154 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल होगा। सही है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप 1 सेकंड में सवाल कर लोगे। आइए, ये सवाल सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम में आया है, आपके पेपर में भी आ सकता है, करना चाहिए। किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी होती है, फिर X% की वृद्धि होती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाते, फाइनल प्राइस इनिशियल प्राइस से 10% कम हो गया, यानी कि नेट चेंज है 10% डिक्रीज। एक्स का मान लगभग क्या है, देखो अगर किसी वस्तु की कीमत पहले X% कम करोगे फिर X% बढ़ाओगे तो उस वस्तु के प्राइस में X² बटे 100% की कमी हो जाएगी। यह सीधा कॉन्सेप्ट है, और सवाल के अनुसार वस्तु की जो फाइनल प्राइस है वो कितनी कम हो जाती है 10% कम हो जाती है। क्लियर है, यानी कि X² बटे 100 किसके बराबर है 10। ये कट जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे, तो X² क्या आ गया 100 गुणा 10 1000। आप बोलोगे हां जी सर, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी √1000। तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, आंसर अप्रोक्स में। बताइए बताइए 1000 के नजदीक किस नंबर का स्क्वायर है 961, 31 का, बोलो 1000 से बड़ा कौन सा 1024 परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसका स्क्वायर है 32 का, है कि नहीं। तो यानी कि 1000 का अंडर रूट जो भी आएगा 31 और 32 के बीच में आएगा ना। 1000 का अंडर रूट 31 से तो बड़ा होगा, यानी कि आंसर नहीं है, लेकिन 32 से छोटा होगा, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है ना। तो आपको अप्रोक्स देख लेना है, बात खत्म। आइए अगला सवाल छठा, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई एक धनराशि 17 साल में 3 गुनी हो जाती है। ज्ञात कीजिए समान ब्याज दर पर कितने साल में यह धनराशि 17 गुना हो जाएगी। ब्याज की दर जो है वो सेम है। बहुत पॉपुलर सवाल है ये, पुलिस के पेपर का बहुत पॉपुलर। सिंपल इंटरेस्ट पर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते 17 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब समझते हैं, 1 रुपए इन्वेस्ट करे तो 3 रुपए बन गए, है कि नहीं। यानी कि आपको ब्याज कितना मिला 2 रुपए। आपको 2 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में 17 साल में। पूछा ये उसी ब्याज की दर से कितने साल में धनराशि 17 गुना हो जाएगी। 17 गुना का मतलब 1 रुपए 17 बन जाएंगे। तो आपको ब्याज कितना चाहिए 16 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, दैट्स इट। बस इतना ही तो सवाल था।
कोई फॉर्मूले की यहां पे जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 2 का 8 गुना हो गया 16, तो यहां भी 17 का 8 गुना हो जाएगा 136 साल। तो 136 साल लगेंगे, आदमी और उसकी अगली पीढ़ी भी जो है पीढ़ी भी निपट लेगी। डी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन। दो ट्रेन जिनमें से एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है, दूसरी स्थान बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चली अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक सी से बी जा रही है, दूसरी बी से सी, एक साथ चलना शुरू करती हैं। दोनों के मिलने के बाद, भाई दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर चल रही है तो बीच में कहीं ना कहीं रास्ते पे मिलेंगी। मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थानों पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है। यानी कि मिलने के बाद दोनों ट्रेन चलनी, बीच में मिली, मिलने के बाद दोनों ट्रेन अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 4 घंटे और 9 घंटे लेती हैं। उनकी स्पीड का रेशियो ज्ञात कीजिए। मिलने के बाद पहली ट्रेन लेती है T1 4 घंटे, दूसरी ट्रेन लेती है T2 9 घंटे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आना चाहिए। इस सवाल में मेरे दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट हम इसे बोलते हैं। अगर दो ट्रेन S1 S2 की स्पीड से एक साथ चलना शुरू करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में मिलने के बाद वो अपनी अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में 4 और 9 घंटे का समय लेती हैं, T1 T2 टाइम लेती हैं, तो S1 बटे S2 बराबर रूट T2 बटे T1। आपको यहां पे T2 की जगह क्या रख देना है 9, और T1 की जगह क्या रख देना है 4, और 9 बटे 4 का रूट आंसर आ गया 3:2। खत्म। अगला सवाल। 11,500 की राशि 30% ब्याज दर पर उधार दी गई, कितने सालों में यह 19,435 रुपए हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे? देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है प्रिंसिपल है 11,500 रुपए, ब्याज की दर कितनी 30% पर एनम। ठीक है भाई, अब आप बताओ कितने साल में यह राशि 19,435 रुपए अमाउंट हो जाएगी? अमाउंट समझ में ना, 11,500 रुपए की धनराशि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की जाती, उधार दी जाती 30% ब्याज की दर से, कितने साल लगेंगे उसका अमाउंट 19,435 होने में? ऐसे सवालों को एक्चुअली में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं सचिन? क्योंकि हमें बात पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक एक साल में बहुत फर्क आ जाता है, या 2 साल 8 साल 4 साल 6 साल, इतना जमीन आसमान का फर्क है। 5 10 15 20 25 30 स्टैंडर्ड रेट याद होना चाहिए। आप बताओ अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 30 और 30 का सक्सिव 69% है कि नहीं भाई? 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 119.7%। ये याद होना चाहिए। ऐसी 5 का 10 का 15 20 25 30 रटा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो आपकी तैयारी टूटी फूटी है बेटे। समझ में ना भाई? अब एक बात बताओ, 11,500 रुपए अगर 19,435 अमाउंट बने हैं तो 100% से तो ज्यादा नहीं बढ़े, 100% से तो कम ही बढ़ा है बेटा, डबल थोड़ा ना हुआ। 11,500 का डबल थोड़ा ना हुआ है, कम ही रह गया, 100% से कम ही बढ़ा है ना बच्चों? यानी कि अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल में 119.7% बढ़ जाएगा। ये तो 100% से भी कम बढ़ रहा है, यानी कि 3 साल से भी कम लगा होगा। आंसर क्या है कि नहीं? और आप चाहे निकाल लो, अगर 11,500 रुपए 19,435 हुए हैं मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ आपको ब्याज कितना मिला? 11,500 रुपए अगर 19,500 बनते तो ये हो जाता जी 8,000, है ना? और 19,500 नहीं है, ये 19,435 है, तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 7,935, ये आ जाएगा ना? नहीं, 7,935 ही आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो यानी कि आपको 7,935 ब्याज मिला, कितने रुपए पर, कितने के प्रिंसिपल पर? 11,500 पर। परसेंटेज में कितना गुणा 100%। तो आप ये पता लगा लीजिए कि आपको प्रिंसिपल 11,500 पर 7,935 रुपीज जो ब्याज मिला है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। ये बेहतरीन तरीके में आपको बता रहा हूं बेटा। 2 जीरो कट गया,
अब आप बताओ प्यारे दोस्तों, ये 69% आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, कैलकुलेशन करके देख लो। अगर आपको 69% ब्याज मिला है, ब्याज की दर 30% है, तो कितने साल में मिला होगा? 2 साल में। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बेहतरीन सवाल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने 9, करिए। दो महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन को पूरा करने के लिए 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। इतना पढ़ते ही सवाल समझ में आ गया कि टाइम एंड वर्क का स्पेशल क्वेश्चन है। दो लेडीज हैं अनु और मनु। मान लो जैसे वो मिलके किसी काम को करती हैं पूरा टी घंटे में, ठीक है। सवाल में बोला अगर वे दोनों एक साथ काम करने में जितना समय लेती हैं, अगर मनु अकेले काम करते तो उसी डिजाइन को पूरा करने में 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। यानी कि अनु और मनु मिलकर अगर टी घंटे में काम कर रही है तो मनु अकेले उस काम को टी से 9 घंटे ज्यादा में करेगी। 9 है कि हाँ सॉरी 8, 8 घंटे यही है। दोनों अनु और मनु मिलकर काम जितने समय में करते हैं, मनु को अकेले काम करने में उससे 8 घंटे अधिक चाहिए। वे दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर अनु अकेले काम करती है तो डिजाइन पूरा करने के लिए 4.5 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। अनु और मनु मिलकर टी घंटे में काम करती हैं। अगर अनु अकेले काम करे तो उसी काम को करने में दोनों को मिलकर जितना समय लगता है टी घंटे, उससे 4.5 घंटे अधिक लगेगा। अनु कितना लेगी? टी प्लस 4.5 घंटे। पूछा अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। क्या ऐसे सवालों में आप डायरेक्ट टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √8 गुणा 4.5, सीधा शॉर्टकट है ना। ये टी प्लस 8, टी प्लस 4.5, ये जो भी है प्यारे दोस्तों, इनकी गुणा करके क्या ले लीजिए आप? √। तो ये आ गया 36 का √6, 6 घंटे। लेकिन ये आंसर नहीं आया। पूछा अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। अनु को लगेगा टी प्लस 4.5 घंटे। यहां पे टी की वैल्यू 6 आई है तो 6 में 4.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 10.5 घंटे। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने में। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइए। वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8, 15 और 17 इकाई? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब ए ट्राइंगल विद साइड मेजरिंग 8, 15, 17? और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 8.5। ठीक है बच्चों, आप शायद समझे नहीं कि मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए जैसे सर्कल है, ये सर्कल और इस सर्कल की रेडियस पूछी जो सर्कमस्क्राइब करते। सर्कमस्क्राइब का मतलब कि सर्कल के अंदर एक त्रिभुज है, इस तरीके से, है ना। सर्कल जो है ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है। और इस ट्राइंगल की साइड क्या है? 8, 15 और, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना। और समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के सामने ये वाली जो भुजा है प्यारे दोस्तों ए बी, ये क्या हो जाएगा? डायमीटर। क्योंकि सेमी सर्कल में बना कोण ही 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो होगा मेरे दोस्तों, ये सर्कल का आधा हिस्सा है सेमी सर्कल, ऊपर आधा और नीचे आधा। डायमीटर अगर 17 है तो रेडियस क्या आएगी? 17 का आधा सीधा कर दिए 8.5। दैट्स इट, इतना ही था। आइए, 7.5 रुपए पर किलोग्राम के गेहूं को 10.4 रुपए पर किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण 9 रुपए पर किलोग्राम मूल्य का हो? दो टाइप के गेहूं को मिला के मिश्रण बना रहे हैं, क्या लगा देंगे? प्राइस पे एलिगेशन, रुपीस पर केजी पे। पहले टाइप के गेहूं का दाम है 7.5 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के गेहूं का दाम है 10.4 रुपए पर केजी। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम कितना हो? 9 रुपए पर केजी हो। किसी रेशियो में लाएंगे? 10.4 में से 9 घटाएंगे 1.4 और 9 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आ गया? 1.5। तो प्राइस यानी कि रुपी पर केजी पहले के चलाएंगे, दशमलव तो कट ही जाएगा, 14:15। यही क्या आ गया आंसर? ये आया हुआ सवाल है यूपीएसआई का,
जी। सवाल नंबर 12 करें। 65, 70 और 75 स्टूडेंट की 3 क्लासेस के एवरेज मार्क्स 65, 70 और 75 ही हैं। सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। और आंसर देखो लगभग में, आंसर लगभग में है, तो आप यहां पे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, करना ही पड़ेगा। इस तरह के कोई भी सवाल को करने का बेस्ट तरीका है डेविएशन मेथड। भाई एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते? कुल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल अंक बटे विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो यहां पे ना 3 अलग अलग क्लास हैं। उन क्लास में आपको स्टूडेंट्स की संख्या बता रखी है, आपको इसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं। आप स्टूडेंट की संख्या का क्या ले लो, रेशियो। 65, 70, 75 विद्यार्थियों की 3 क्लास है, किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 13 रेशियो 14 रेशियो 15। तो 3 क्लास है जिनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 13 रेशियो 14 रेशियो 15 है। अब एक एग्जाम होता है, एग्जाम में एवरेज मार्क्स क्या है? पहली क्लास के बच्चों के 65 है, दूसरी क्लास के बच्चों के 70 है और तीसरी क्लास के बच्चों के 75 है। आपसे पूछा है सभी विद्यार्थियों यानी कि तीनों क्लास के मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों क्लास के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या है? यही सवाल है ना। तीनों क्लास के मिलाकर बताइए एवरेज मार्क्स क्या है? कौन करेगा? जल्दी से बताओ बच्चे। डेविएशन सबसे बेस्ट। मैंने मान लिया कि तीनों क्लास के मिलाकर एवरेज मार्क्स कितने? 65। मैंने मान लिया कि माना तीनों क्लास के एवरेज मार्क्स 65 है, 65 मान लेते हैं। अब पहली क्लास के तो 65 हैं ही, एवरेज भी 65 माना। दूसरी क्लास के कितने? 70। मैंने एवरेज 65 माना है, लेकिन दूसरी क्लास के एवरेज मार्क्स 70 हैं, 5 ज्यादा है, एवरेज से 5 ज्यादा है। तो 14 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो एवरेज से कितने? 5 ज्यादा है। मैंने तीनों क्लास के एवरेज मार्क्स कितने माने? 65, लेकिन तीसरी क्लास के 75 है। 65 से 75 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 15 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने ज्यादा हैं? 10 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा हो गया? 14 पंजे 70 और 15 दुसाम 150। 70 और 150 हो गया 220। तो 220 मेरे दोस्तों ये एक्स्ट्रा है, ये डेविएशन आ गया। अब डेविएशन आ गया, केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 13, 14, 15। टोटल स्टूडेंट आगे जी 42। टोटल स्टूडेंट कितने? ये 42। बताइए, जो भी डेविएशन आएगा उसे सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देंगे। टोटल स्टूडेंट 42 से किससे कट गया जी? 2 से। 110 और ये 21। तो अब आपको 110 को डिवाइड करना है 21 से, तो 21 पंजे 105 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो आंसर 65, 5, 70 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में ना बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तरीका है, कितना भी मुश्किल डेटा आ जाए कभी आपको धोखा नहीं देगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 13, बनाओ। 3 पाइप PQR एक टैंक को 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में टैंक खाली है। पाइप P सुबह 9:41 को खोला गया। 8 मिनट बाद पाइप क्यों खोला गया? क्यों पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक बर्तन को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए पाइप R को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए? यही सवाल है ना कि भाई पाइप क्यों खोलने के बाद, अगर हमें टैंक सुबह 10 बजे तक भरना है तो पाइप R को कितने मिनट बाद खोला जाए? पाइप R को क्यों के कितने मिनट बाद खोला जाए? बढ़िया सवाल। मेरे हिसाब से ये आज के टेस्ट का सबसे बढ़िया सवाल है, और मैंने जानबूझ के सवाल लिया आपको एक लॉजिक समझाने के लिए, क्योंकि यहां पे 38, 44 और 28 का अगर आप एलसीएम लेने लग गए तो पेपर बर्बाद हो जाएगा। समझे ना? इसलिए मैं एक चीज बताता हूं, हमेशा बच्चों को फ्रैक्शन वाला मेथड आना ही चाहिए, कि एलसीएम धोखा दे सकता है पर जो मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं ये नहीं। भाई 3 पाइप है PQR, हमने पी को कितने बजे चलाया? 9:41 पे, है कि नहीं? 9:41 पे पी को खोल दिया। 8 मिनट बाद क्यों को खोला, यानी कि क्यों को कब खोला होगा फिर हमने? 9:49 पे। समझे ना बच्चों बात?
अब बोला है क्यों खोलने के कितने मिनट बाद हम आर खोल दें जिससे कि पूरी टंकी ठीक कितने बजे तक भर जाए, 10 बजे तक। तो हम 10 बजे तक की कहानी लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों? अब बताओ 10 बजे तक पाइप पी को हमने 9:41 पे खोला, तो 10 बजे तक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 19 मिनट। यानी कि पाइप पी 19 मिनट तक खोला गया है। सही है, 9:41 पे खोला तो 10 बजे तक 19 मिनट पाइप पी चालू रहा है। 19 मिनट में पाइप पी कितना टैंक भरेगा? मेथड देखिए हमारा, पाइप पी पूरी टंकी भरता है 38 मिनट में, 19 मिनट में कितना भरेगा? आधा। यानी कि पाइप पी जो है पूरी टंकी का आधा भरेगा, है कि नहीं सचिन? अगर पाइप पी पूरी टंकी 38 मिनट में भरता तो 19 मिनट में भरेगा आधा। क्यों खोला गया 9:49 पे? 9:49 से 10 बजे तक होता है 11 मिनट। यानी कि पाइप क्यों 11 मिनट तक चालू रहा है? तो पाइप क्यों 11 मिनट में कितना भरेगा? क्यों पूरी टंकी 44 मिनट में भरता है, 11 मिनट में भरेगा 11/44। पूरी टंकी 44 मिनट में 1 मिनट में भरेगा 1/44, 11 मिनट में भरेगा 11/44, यानी कि 1/4, है कि नहीं? अगर क्यों पूरी टंकी 44 मिनट में भरता है तो 11 मिनट में 1/4 टाइम में 1/4 टंकी भरेगा। यानी कि पी ने आधी टंकी भरी है, क्यू ने 1/4, दोनों ने मिलकर कितनी टंकी भरी होगी? 2/4 प्लस 1, ये 3/4। तो पी और क्यू ने मिलकर 3/4 टंकी भरी, लेकिन टंकी तो 10 बजे तक पूरी भरनी है। अभी भी कितनी टंकी खाली है? 1/4। टोटल टंकी 1 है, 1 में से 3/4 तो भैया पाइप पी और क्यू ने भर दी, इनका एहसान। तो पाइप आर को कितनी टंकी भरनी पड़ेगी? 1/4, 1/4 भरनी पड़ेगी। पाइप आर पूरी टंकी कितने मिनट में भरता है? पाइप आर पूरी टंकी 28 मिनट में भरता है, तो पाइप आर 1/4 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 7 मिनट में। यानी कि हमें पाइप आर को 7 मिनट चालू करना है। कितने मिनट? 7 मिनट। और आंसर 7 मिनट नहीं है, क्योंकि सवाल में यह नहीं पूछा कि पाइप आर को कितने मिनट 10 बजे से पहले ऑन रखना पड़ेगा, पूछा है क्यों खोलने के कितने मिनट बाद आर खोलना चाहिए। क्यों हमने 9:49 पे खोल दिया, 10 बजे तक की टंकी भरनी है, यानी कि 11 मिनट हमारे पास टोटल है। 11 मिनट में से हमें पाइप आर को कितने मिनट चलाना है? यानी कि 11 में से 7 घटा दूं तो 4 मिनट के बाद आर खोलना पड़ेगा। पाइप क्यू के खोलने के 4 मिनट बाद अगर आप पाइप आर खोलोगे तो 7 मिनट बचेंगे, और उन्हीं 7 मिनट में पाइप आर को 1/4 टंकी भरनी है। तो आंसर क्या है सवाल का दोस्त? कैसा सवाल है? एक नंबर सवाल। अब जो बच्चे एलसीएम से ऊपर कुछ सीखे ही नहीं, ना उनके टीचर ने बताया ना कहीं, तो वो ये सवाल कर ही नहीं सकते, उनकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। जबकि सवाल क्या है? आसान। मैंने तो बैच में करवाए ऐसे सवाल, है कि नहीं भाई? जो होते ही फ्रैक्शन से हैं। 14वां, 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये सवाल है। तो 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सबको पता है a की पावर n प्लस b की पावर n को अगर आप a प्लस b से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा, है ना? क्लियर है? कब? जब पावर n क्या हो? ऑड, है ना? यानी कि 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25, पावर क्या है? 25 ऑड नंबर है। तो ये जो संख्या है a की पावर n प्लस b की पावर n, ये a प्लस b से पूरा पूरा डिवाइड होगा। a प्लस b यानी कि 36। ये संख्या 36 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 36 से डिवाइड होगी तो 36 का ही बच्चा 18, 18 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। खत्म। अगला, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा कर सकती हैं, तो पर डे 2 घंटे काम करके 30 दिन में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं? बहुत सरल सवाल है। सब बच्चे जानते हैं किसी सवाल में अगर मैन दिया है, डेज दिया है, वर्क दिया है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? टोटल वर्क बराबर md h, m1d1 h1 बराबर m2 d2 h2। मजा आ रहा है कि नहीं सवाल करने में? सवाल में बोला है कि 8 महिलाएं एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं अगर वो पर डे 12 घंटे काम करें। सही है ना? तो पूछा हमें कितनी महिलाएं चाहिए, आपसे महिलाएं पूछें कितनी महिलाएं चाहिए अगर काम 30 दिन में पूरा करना है, लेकिन पर डे 2 घंटे काम करेंगे, पर डे 2 आवर्स वर्क करेंगे, तो दिस शुड बी इक्वल।
इक्वल होना चाहिए। अब बताओ, देखो 30 दूनी 60 से ये 240 चार बार कट जाएगा ना, 60 चौका 240, तो कितना आ गया 32। तो कितनी महिलाएं चाहिए, 32 महिला। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। समूह ए में 40% राजनेता हैं और 60% पुलिस अधिकारी शामिल हैं, ठीक है। समूह बी में 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी, 25% वकील शामिल है। ऐसे आड़ी टेढ़े लैंग्वेज के सवाल आते हैं। समूह ए बी को एक 4 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकीलों का अनुपात क्या है। अच्छा, ए और बी को एक 4 के रेशियो मिलाया जाता है, तो जो नया ग्रुप बनता है उसमें क्या पूछा, पॉलिटिशियन और लॉयर का रेशियो है, यही ना। पॉलिटिशियंस और वकीलों की संख्या का अनुपात पूछा है, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, ए और बी, एक 4 के अनुपात में मिलाना। देखो मुझे यहां पे क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है, तो मैंने मान लो जैसे ग्रुप ए में 10 लोग हैं और मैंने मान लिया कि ग्रुप बी में 40 लोग हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, है कि नहीं सचिन। परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक बच्चों। ग्रुप ए में 10 लोग मान लिए, बी में 40 लोग मान लिए। अब बताओ ग्रुप ए में कितने पॉलिटिशियन है, 40%, क्योंकि परसेंटेज आसान है। ग्रुप ए में कितने पॉलिटिशियन है, 40%, तो 10 का 40% कितना, 4। ग्रुप बी में 40 लोग हैं, ग्रुप बी में कितने पॉलिटिशियन है, 35%, तो 40 का 35% क्या आ जाएगा, 14। 40 का 35% 14, 100% 14, तो ग्रुप बी में 14 पॉलिटिशियन है। तो दोनों ग्रुप में मिलाकर इतने पॉलिटिशियन हो गए, आसान था ना। ग्रुप ए में कितने वकील हैं, ग्रुप ए में तो वकील है ही नहीं, क्योंकि क्या है, केवल पॉलिटिशियन और पुलिस। वकील केवल ग्रुप बी में है, ग्रुप बी में है 25% वकील। ग्रुप बी में कितने लोग हैं, 40। 40 का 25% क्या होता है, 40 का 1/4 10, तो ग्रुप बी में 10 वकील हैं। तो यानी कि मैं पॉलिटिशियन वकील की संख्या का रेशियो क्या आएगा, 18-10। 18-10 2 से कट गया, 9:5 आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। कोई डाउट, आसान सवाल था ना। अब बस आपको तसल्ली से पढ़ना है। 17वां सवाल, अनुजा एक वस्तु को 6% लॉस के साथ बेचने का दावा करते हैं। अनुजा कहते हैं कि भैया मैं तो अपना सामान 6% लॉस पे बेचती हूं, पर 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन करती है। 1 किलो मांगेगा चीनी, तो कितना देती है, कुल 800 ग्राम। अगर 40 किलो की बिक्री पे उसे 350 रुपए का लाभ होता है, तो उसकी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात करें। सही है, बेईमान दुकानदार का सवाल है, लाभ कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव करके। अनुजा 6% लॉस पे सामान बेचने का दावा करते, इसका मतलब क्या है, 100 रुपए के सामान को वो 6% कम 94 में बेच रही है। 100 के सामान को 94 में बेच रही है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है 1 किलो 1000 ग्राम सामान मांगता है, तो 1000 ग्राम नहीं देती, वो केवल 800 ग्राम सामान देती है। यानी कि कस्टमर से 800 ग्राम सामान देके 1000 ग्राम का पैसा ऐंठ लेती है। तो उसको कुल प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का, सक्सेसिव, यही आएगा ना। बताइए, ये कट गया, एक जीरो, ये भी कट गया। ये किससे कट जाएगा बच्चों, यहां से 2 से, 2 से कट गया 80 40 बार, ये 2 और ये 2 से 94 कट गया 47 बार। ये क्या आ गया बच्चों, उसके सीपीएसपी का रेशियो, यानी कि वो 40 यूनिट का सामान 47 यूनिट में बेच देती है। अगर अनुजा 40 यूनिट का सामान खरीद के लाते हैं, 40 यूनिट इन्वेस्ट करते, तो कितने में बेच देती है, 47 यूनिट में। यानी कि अनुजा को बेचने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 यूनिट का। जबकि सवाल के अनुसार उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 350। तो 7 यूनिट की वैल्यू ही 350 रुपए है, 50 गुना, 50 गुना। तो सारे सामान की लागत मूल्य कितनी आएगी, 40। 40 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगी, यानी कि 2000 रुपए। अनुजा 40 किलो सामान की बिक्री कर रही है, तो 40 किलो का क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया ना। 40 किलो का लागत मूल्य 2000 रुपए है, तो आपसे क्या पूछा, 1 किलो का, तो 1 किलो का क्या आ जाएगा, बटे 40, यानी कि 50 रुपए पर केजी आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है ना भाई। सीपीएसपी का जो गैप है वही तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना है, 7 यूनिट, प्रॉफिट है 350 रुपए, 50 गुना, यानी कि लागत मूल्य भी 40 का 50 गुना 2000 रुपए है। कितने सामान का, 40 किलो का, 1 किलो का निकाल देंगे, ठीक है ना। आइए अगला सवाल,
5 कैमरे बेचने पे सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसके लाभ का परसेंटेज क्या है बताइए। इससे सरल लैंग्वेज बन सकती है क्या? मान लो जैसे एक कैमरे का लागत मूल्य 1 रुपए है ना, तो उसने कितने कैमरे बेचे? 5। 5 कैमरे का लागत मूल्य कितना होगा? 5 रुपए। 2 कैमरे के लागत मूल्य का प्रॉफिट, 2 कैमरे का लागत मूल्य यानी कि 2 रुपए। 5 रुपए के सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का, जो कि क्या हो गया? 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। 19वां, 23,000 रुपए की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर है जी 10% पर एनम। 5, 10, 15, 20, 25, 30 दिमाग में याद रखिए। अगर प्रिंसिपल 23,000 रुपए, कितना? 23,000 रुपीज। सवाल के अनुसार 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना? 230 रुपए। तो 23,000 रुपए पे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस 230 रुपए। 23,000 का 230 कितना? 1%। अगर 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 1% है तो ब्याज की दर 10% होगी। कि अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना आएगा? 21%। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20%, और डिफरेंस आ जाएगा 1%। बात खत्म। आपको पता होगा पहले से। सवाल नंबर 20। यस, नया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर नहीं है। लगाओ बुद्धि जरा। अनुजा, विभूति और चंदू मिलकर 8 दिन में 432 मीटर तार बिछा सकते हैं, ठीक है। एक दिन में चंदू विभूति से उतने ही मीटर ज्यादा तार बिछा सकता है जितने विभूति अनुज से ज्यादा बिछा सकता है। समझ में आ रहा है सवाल क्या? चंदू का 5 दिन का काम अनुज के 7 दिन के काम के बराबर है, ठीक है। अनुज एक दिन में कितने मीटर तार बिछा सकता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 लोग हैं, अनुज, विभूति और चंदन, यही है ना। सवाल में यह बोला गया है ये 8 दिन में कितना तार बिछाते? 432 मीटर। सड़क खोद गए। एक दिन में चंदू विभूति से उतने ही मीटर ज्यादा तार बिछाता है। एक दिन में चंदन विभूति से उतने ही मीटर ज्यादा तार बिछाता है जितना विभूति अनुज से ज्यादा बिछा सकता है ना। विभूति अनुज से एक दिन में उतने ही मीटर ज्यादा तार बिछाता है जितना चंदन विभूति से एक जो है दिन में ज्यादा बिछा सकता है। तो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है? विभूति चंदन विभूति से उतना ही मीटर ज्यादा तार बिछाता है जितना विभूति अनुज से ज्यादा मीटर बिछाता है, यानी कि गैप सेम होगा। विभूति माइनस अनुज और चंदन माइनस विभूति सेम है। गैप यानी कि तीनों संख्या कैसी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दैट्स इट। इतनी सी बात आपको पकड़नी थी। सवाल में क्या बोला है? चंदन के 5 दिन का काम अनुज के 7 दिन के काम के बराबर है, तो दिस शुड बी इक्वल। चंदन के 5 दिन का काम अनुज के 5 दिन के काम के बराबर है। यहां से चंदन और अनुज की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7/5। चंदन की एफिशिएंसी सी मान लिया, अनुज की 5, तो चंदन और अनुज की एफिशिएंसी का रेशियो 7/5 आएगा। यानी कि चंदन की एफिशिएंसी 7 है तो अनुज की कितनी है? 5। तो अब बताओ विभूति की एफिशिएंसी क्या होगी? जल्दी से बताओ, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम का सीधा उल्टा लिख देते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। ये तीनों संख्या समांतर श्रेणी में मिडिल वाली जो संख्या होगी इन दोनों का क्या होगी? एवरेज। 5, 7, 12 का एवरेज 6। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, है ना। 6 से 5, 6 5 से 1 ज्यादा है, 7 6 से 1 ज्यादा है, ये आ गया ना। 1 यूनिट आगे गए। आप बोलोगे सर गजब। अनुज अकेले एक दिन में कितने मीटर तार बिछा सकता है, ये सवाल। अच्छा, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों मिलकर एक दिन में कितनी काम करते हैं? 5 6 11 7 18। भाई तीनों की एफिशिएंसी तो होता है एक दिन का काम। तीनों लोग मिलकर 8 दिन में 432 मीटर तार बिछाते हैं, तो तीनों एक दिन में कितनी तार बिछाएंगे? 432/8। 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 54 मीटर। तीनों मिलकर एक दिन में 18 यूनिट तार बिछाते हैं। सवाल के अनुसार 54 मीटर बिछाते हैं 3 गुना। तो अनुज एक दिन में कितनी तार बिछाता है? 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 15 मीटर। यह आंसर आ गया। 5 का मल्टीपल वैसे एक ही दिख रहा है। बढ़िया सवाल है, मजा आया करके। आगे चलते हैं।
एक कमरे में तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। एक कमरे में हेड काउंट ऑफ कॉकरोच एंड स्पाइडर टुगेदर इज 65। लेग काउंट ऑफ कॉकरोच एंड स्पाइडर टुगेदर इज 440। तिलचट्टे मकड़ियों के कुल जो है पैरों की संख्या 440 है। तो पूछा कमरे में मकड़ी कितनी है। ठीक है जी। हालांकि मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी कि कॉकरोच के कितने पैर होते हैं और मकड़ी के कितने पैर होते हैं। ठीक है जी। गूगल सर्च किया, मुझे पता चला, फिर मेरे से सवाल ये हुआ, एक कॉकरोच के कितने पैर होते हैं सचिन, और मकड़ी के 8। अब यहां पे जो है कितने हैं कॉकरोच और स्पाइडर टोटल, हेड काउंट 65 है, एक का तो एक ही सिर होता है, यानी कि टोटल 65 जो है कीड़े हैं, और इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है 440। तो कॉकरोच के 6 पैर हैं, स्पाइडर के 8, तो 8 को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं 6 + 2। ब्रेक मेथड बता रहा हूं, बेस्ट मेथड। कॉकरोच के भी 6 पैर हैं, स्पाइडर के भी, मकड़ी के भी 6 पैर हैं, यानी कि सब कीड़ा के 6 पैर हैं। अगर हमारे पास कुल कीड़े ही 65 हैं और सबके 6-6 पैर हैं, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कुल कितने पैर होने चाहिए, 390, है ना। 390 पैर होने चाहिए। अगर हर कीड़े के 6-6 पैर हैं तो 65 हैं टोटल, तो 390 पैर होने चाहिए। लेकिन सवाल के अनुसार पैर कितने, 440। सवाल के अनुसार तो 440 पैर हैं सभी जानवरों के, यानी कि 50 पैर एक्स्ट्रा हैं। 50 पैर क्या एक्स्ट्रा। वाई दिस एक्स्ट्रा पैर कमिंग फ्रॉम, ये एक्स्ट्रा पैर कहां से है, क्योंकि हर मकड़ी के यहां पे 2 पैर, हर मकड़ी के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, हर मकड़ी के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। अगर कुल 50 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी कि मकड़ियां कितनी रही होंगी, 25। आगे ना सचिन बात समझ में। तो मकड़ी 25 होंगी। क्या पूछा है, मकड़ी पूछा है, 25 आंसर आ गया। तिलचट्टा पूछा तो 65 में से 25 घटा देते 40। ठीक है जी। आइए अगला सवाल, यूपी कांस्टेबल का सवाल है मेरे भाई। ये बताइए, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, समझे ना, बताओ। पहली बात तो वृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा πr², पाई में आता है 22/7, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, है कि नहीं सचिन। तो जैसे 11 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये 11 से कटता है, ये भी नहीं कटता, आंसर क्या आ गया, खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको मेथड भी सिखाऊंगा, ध्यान सुनेगा। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, जैसे तार है, हमने इस तार को मोड़ के क्या बना दिया, वर्ग, और इस वर्ग का एरिया कितना है 400। अगर वर्ग का एरिया 484 तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 22, है कि नहीं सचिन। अगर वर्ग की भुजा 22 है तो इस वर्ग का परिमाप कितना आएगा, 22 चौक 88, 88 सेंटीमीटर परिमाप आएगा ना, चारों भुजाओं का योग। अब इसी तार को मोड़ के अगर मैं दोबारा से एक सर्कल बना दूं, है ना, तो इस सर्कल का ये जो पेरीमीटर होगा, ये पेरीमीटर भी क्या 88 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, कि तार तो सेम है। यानी कि बेसिकली सवाल इतना सा है कि उस सर्कल का एरिया बता दो जिसका पेरीमीटर कितना है 88। तो बहुत से बच्चे क्या कर सकते हैं कि यहां से आप पहले रेडियस निकाल लो फॉर्मूला से, फिर एरिया निकाल लो, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है बच्चों, तो याद कर लो उसकी परिधि क्या होती है 44, और उसका एरिया होता है 154। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे सर्कल की जो परिधि है वो कितनी दे रखी, 88 सेंटीमीटर, यानी कि दुगना। दुगना, आपको रेडियस की जरूरत नहीं है। एरिया क्या होगा, एरिया मेरे दोस्तों देखो परिधि नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिधि दुगुना हो रही है तो एरिया दुगुना मत करना, गलत हो जाएगा, एरिया करना है 4 गुना। 154 का 4 गुना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सरकमफरेंस, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। ये बताइए, 2 पाइप टैंक को 702 मिनट 1170 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक लीक पाइप भी है। जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टैंक 468 मिनट में भर जाता है। अकेले लीक पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखो सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन परेशानी क्या है, इस सवाल का बड़ा बड़ा डेटा, ये कि नहीं सचिन।
देखो हालांकि यहां पे ये सारी संख्या कट रही हैं, कटेंगी ही, अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखे तो बड़ा सा एलसीएम निकालने के लिए नहीं दे रखा। ये सब किसी ना किसी से कटेगा, है कि नहीं सचिन? और जो भी आंसर आएगा उसका रिश्तेदार भी आना चाहिए। आप बताओ, क्या ये 117 से नहीं कट रहा? 117 चौका 468, 4 17 चौका 68, 117 छिक्का, है ना? वैसे आंसर जो होगा, जैसे 702 दिख रहा है, 702, 702 यानी कि 117 का रिश्तेदार एक ही नंबर, 117 का रिश्तेदार सी। इतनी ऑब्जर्वेशन है ना? क्योंकि 117 का रिश्तेदार आएगा अगर हर नंबर 117 से कट रहा है और वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। करना चाहते तो मैं बता देता हूं, एक टैंक में दो पाइप हैं, ए और बी, एक लीक पाइप भी है सी, सी नाम देते हैं लीक को, है ना? अब हमने तीनों पाइपों को खोला है एक साथ। तीनों पाइपों को जब एक साथ खोलते हैं तो टैंक कितने मिनट में भर जाता है? 468 मिनट में। देखो कभी भी इस तरह के बड़े बड़े डेटा के सवाल आए, सब 117 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 117 से काट लो, पहले काट लोगे। 117 से 702 कट जाएगा कितनी बार, है ना? पाइप ए भर सकता है 6 मिनट में। 117 से 1170 कट जाएगा 10 बार। टैंक में एक लीक पाइप भी है, तीनों को खोल देते हैं तो टैंक 468 मिनट में भर जाता है। 117 से 468 कट जाएगा 4 बार। तो आसान हो गया ना, सवाल इजी बन गया। 6, 10 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यार भाई? यहां पे 60। हमने मान ली कि टैंक की जो कैपेसिटी वो 60 है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। बी की कितनी आ जाएगी? 6। तीनों पाइप 60 यूनिट भरते हैं 4 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेंगे? 15। और तो लीक की एफिशिएंसी क्या आएगी? ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की 6, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी है 15। तो 10 6 16, 16 माइनस 1 15। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? -1। यानी कि ये जो लीक पाइप है सी, ये 60 यूनिट टंकी खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ। कितने घंटे में? 60 घंटे नहीं, मिनट में ना, 60 मिनट में, है ना? लीक पाइप के ऊपर ऐसे डॉट लगा ले करो। तो लीक पाइप ये 1 एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा 60 यूनिट टंकी 60 मिनट में। ये आंसर नहीं आया। हमने आसान कैलकुलेशन के लिए पूरे सिस्टम को किससे काट ले? 100। तो वापस इसको 117 से गुणा करना पड़ेगा, जो उधार लिया है वो लौटाना भी पड़ेगा। तो पेप्सी अकेले पूरी टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? 60 गुणा 117 क्या आ गया? 7020 मिनट। कोई दिक्कत? तो ये बड़े बड़े डेटा के सवाल आ रखे हैं, घबराना नहीं है, काट लिया करो, आसान बना लो। चलिए ओके, देखो डीआई के भी चांस है आपके, हालांकि मुझे तो लग नहीं रहा कि 4 शिफ्ट में वो डीआई के सवाल डालेंगे, अर्थमेटिक पे ही ज्यादा जोर रहेगा। हूं, पर फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि आपके पेपर में यहां पेट लेवल की कोई डीआई नहीं आने वाली, कि आप उनको रगड़ते रहो। इजी डीआई होगी, ठीक है बच्चों, जो आसानी से करी जा सके अगर आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का ज्ञान है। जैसे आप ये देखिए, मैं आपको डीआई कराता हूं, ये जो यूपीएसआई 2021 के पेपर में आई है। पहले एक बार सवाल पढ़ लो। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट। टोटल स्टूडेंट कितने? 13,400। सिविल, ई एंड आई, सी एस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल में कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज बताया गया है। ठीक बच्चों, आपसे पूछा है सीएससी विभाग में छात्रों की संख्या, कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं? तो भैया टोटल स्टूडेंट कितने? 13,400। 13,400 में से कंप्यूटर साइंस में कितने हैं? 18%। तो 13,400 का 18% आपको निकालना, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 18 यानी कि 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल देख लो, 5 2 7 2 9, ये नहीं है, ये वाला आ गया, ये ना, 2 2 4 4 8 1 9। क्लियर है? कोई दिक्कत? 2412। आगे चलेंगे, ये बताइए जरा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईई डिपार्टमेंट। ईई यानी कि 21%, है ना? 13,400 कुल स्टूडेंट हैं, उसमें से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने प्यारे बच्चों? 21%। तो 13,400 का 21% आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 21 में 3 आ रहा है तो प्यारे बच्चों ये भी 3 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। देखो गुणा करना भी कोई मुश्किल नहीं है। 21 को क्या लिख सकते हो? 20 + 1, 134 की 20 में गुणा कर लो, 2680। फिर 134 की 1 में गुणा कर लो, प्लस 134, है ना बच्चे? तो कितना आ जाएगा ये? 2680 में 134 जोड़ेंगे तो 2814।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? आइए ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राफ का अध्ययन करें। पढ़ना नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आईटी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तीनों एक जैसी सवाल पूछ ले, देखो कुछ दिक्कत है? 14 प्लस 16, आईटी में 14%, मैकेनिकल में 16, यानी कि 30%। तो 13,400 का 30% आपको निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, है भाई 3900 और 120, 4020 आ गए। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, ये एक शिफ्ट के 3 डीआई के सवाल थे, कहीं से टफ थे ये? तो ये है आपका यूपीएसआई का पेपर, इसी लेवल का एग्जाम आएगा। मुझे लगता है आपको सवाल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। चलो जाते जाते मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, यूपी कांस्टेबल का ये सवाल है, कृपया करके इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है ना। एग्जाम से पहले मैं हर दिन, एक भी दिन गैप नहीं करूंगा, हर दिन एक यूपीएसआई का बेहतरीन इसी क्वालिटी का मॉक टेस्ट करवाऊंगा। ठीक बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, शेयर भी करना, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।